जीएसटी हमारे ऊपर लगने वाला इनडायरेक्ट टैक्स है। साल 2017 में इस टैक्स को लागू किया गया। इससे पहले सेल्स टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स जैसे कई तरह के टैक्स लिए जाते थे, लेकिन अब जीएसटी के तमाम तरह के टैक्स को शामिल कर दिया गया है। इस आर्टिकल में हम जीएसटी के बारे में आपको बताएंगे। इसे वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। इसके नाम से ही साफ हो जाता है कि इस टैक्स को माल और सर्विस पर लगाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि किसी भी एक सामान पर इसका रेट पूरे देश में एक जैसा होगा, यानी देश के किसी भी कोने में मौजूद कंज्यूमर को उस वस्तु पर एक बराबर टैक्स चुकाना पड़ेगा। फैक्ट्री से निकलता था, सबसे पहले उस पर लगता था उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी। कई बार कई सामानों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगता था। यही माल अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो राज्य में घुसते ही एंट्री टैक्स लगना था। इसके बाद जगह जगह चुंगियां अलग से। जब माल बिकने की बारी आई तो सेल्स टैक्स यानी वैट की मार। कई मामलों में परचेज टैक्स भी लगता था। सामान अगर विलासिता से जुड़ा है तो लग्जरी टैक्स अलग से। होटल्स या रेस्टोरेंट्स में वो सामान उपलब्ध कराया जा रहा हो तो सर्विस टैक्स अलग से। मतलब ये कि कंज्यूमर के हाथों में पहुंचने से पहले सामान या सेवा कई स्टेजेस पर कई ड्यूटीज या टैक्सेस से होकर गुजरती थी। इस तरह किसी सामान या सेवा के कस्टमर के हाथों में पहुंचने तक कई चरणों में अलग अलग रेट के कई टैक्स लग जाते थे, और यही वो कारण था जिसके चलते जीएसटी लाने की स्थिति बनी। दरअसल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनडायरेक्ट टैक्स संबंधी जो पुराने नियम थे, उनमें वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं पर टैक्स लगाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, जबकि वस्तुओं की बिक्री पर टैक्स लगाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया है। सबने अपने अपने हिसाब से नियम बना डाले और श्रेणियां तय कर दी। इसी चक्कर में एक एक सामान पर कई कई टैक्स और कभी कभी टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने के हालात भी बने। इसके लिए बकायदा टैक्स कानूनों में बदलाव किया गया। संसद में बकायदा संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई, जिसके कारण जीएसटी कानून पारित होने में इतना लंबा समय लग गया। अब बात करते हैं जीएसटी के मेजर फीचर्स की। मैन्युफैक्चरिंग के बजाय उपभोग पर टैक्स। जीएसटी टैक्स सेवा या वस्तु इस्तेमाल करने वाले को देना पड़ता है। हालांकि इसकी वसूली की जिम्मेदारी सामान या सर्विस देने वाले पर होती है। मतलब ये कि दुकानदार जब कोई सामान देगा तो उसमें जीएसटी को अलग से लिखकर बताएगा। जो भी खरीदार होगा उसे जीएसटी को मिलाकर पूरा पैसा देना होगा। सर्विस टैक्स के मामले में आपने ऐसा ही देखा होगा। मोबाइल के बिल में साफ साफ सर्विस टैक्स अलग से लिखा होता है, लेकिन सर्विस टैक्स को छोड़ तमाम दूसरे मामलों में खरीदार को पता ही नहीं चेन है ये। अब जीएसटी के नियमों के मुताबिक सप्लाई चेन में हर खरीद बिक्री पर तय टैक्स देना होगा। तो क्या हर स्तर पर टैक्स लगने से चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी? जरूर महंगी हो जाती अगर टैक्स क्रेडिट सिस्टम नहीं होता। इस सिस्टम में सप्लाई चेन का हर अगला खरीदार अपने से पहले वाले विक्रेता के द्वारा दिए गए टैक्स के वापस पा जाता है। जीएसटी सिस्टम में आखिरी स्टेज पर टैक्स लगने से पहले जहां जहां टैक्स जमा किया गया है उसको वापस पाने की भी व्यवस्था है। अगर आप अंतिम या वास्तविक कंज्यूमर नहीं हैं और पहले के किसी स्टेज में आपने जीएसटी जमा किया है तो ये आपके खाते में वापस हो जाएगा। हर महीने जीएसटी रिटर्न भरने के दौरान आप टैक्स क्रेडिट सिस्टम के माध्यम से अपना जीएसटी एडजस्ट करा सकते हैं। अंतिम रूप से कंज्यूमर को ही अदा करना है। बीच में अगर किसी ने डिपॉजिट किया है तो उसका पैसा टैक्स क्रेडिट सिस्टम में वापस यानी एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये टैक्स क्रेडिट आखिर मिलेगा कैसे? तो चलिए ये भी आपको बताते हैं। जीएसटी तो सबने अदा किया, पहले होलसेलर ने, फिर रिटेलर ने, फिर कंज्यूमर ने। तो फिर जो पहले बताया गया कि सिर्फ कंज्यूमर जीएसटी अदा करेगा, उसका क्या फंडा है? आइए इसको समझते हैं। दरअसल होलसेलर और रिटेलर ने अपनी बारी में जो जीएसटी जमा किया था उसे वो आगे चलकर टैक्स क्रेडिट के माध्यम से सरकार से वापस पा सकता है। जीएसटी का मंथली रिटर्न भरते समय वो इसे अपने ऊपर बन रही देनदारी में एडजस्ट करा सकता है। ये जो टैक्स के एडजस्ट होने की प्रक्रिया है, इसे ही जीएसटी में टैक्स क्रेडिट सिस्टम नाम दिया गया है। इस टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था का फायदा बीच के स्टेजेस में आने वाले व्यवसायी तभी उठा पाएंगे जब उनके पास उन स्टेजेस पर की गई बिक्री की रसीद हो, क्योंकि जो खरीदार होगा उसकी भी रसीद